Assalamu alaikum students. Today we will talk about fundamentals of chemistry class 9th chapter 1st unit 1st. इससे पहले कि हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें हमें ये समझना ज़रूरी है कि साइंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ साइंस. साइंस में हम क्या करते हैं, हम इस वर्ल्ड के बारे में समझते हैं जिसमें हम रहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको ये देखते हैं कि वो कैसे काम करती है, मैटर कैसे वर्क करता है. ठीक है, और किससे कोई भी ऐसा नॉलेज जो आर्ग्यूमेंट्स के साथ हो, जो रीजनिंग के साथ हो, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस. आप देखें नॉलेज उर्दू का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, हर एक चीज़ जो है इस तरह की वो नॉलेज के ज़मरे में आती है. लेकिन वो नॉलेज जो हमें रीजनिंग के साथ किसी भी चीज़ को प्रूव करे, किसी भी चीज़ की जो है वो एक्सप्लेनेशन दे हमें, वो चीज़ किस में आती है, साइंस की कैटेगरी में आती है. इस साइंस की हम डेफिनेशन सिंपली ये कर सकते हैं, नॉलेज विद आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के साथ किसी भी नॉलेज को समझना, कोई कुछ भी किसी को भी जो है वो एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर के काम करने को एक्सप्लेन करना और किसी भी चीज़ को रीजनिंग के साथ प्रूव करना, वो है साइंस. ठीक है, अब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एट्सेट्रा. ठीक है, काफ़ी इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है केमिस्ट्री. ठीक हो गया. अब केमिस्ट्री में हम 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ के बारे में उसकी 3 चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को. सेकंड, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को. और थर्ड वन, किसी भी चीज़ के रिएक्शन को. ठीक है, आप लोगों ने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा वाटर का. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. ठीक है, अब H2O के स्ट्रक्चर को समझना, उसकी कंपोजिशन को समझना, उसके रिएक्शंस को समझना, वो हम सब कुछ किस में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री में. जैसे H2O का स्ट्रक्चर होता है, ये H, ये O, ये H, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये इसका. ठीक हो गया, ये है इसका स्ट्रक्चर. दूसरा, कंपोजिशन में हम डिस्कस करते हैं किस किस चीज़ से मिलके बनी है, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन से मिलके बनी है और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनी है. और देन हम इसके रिएक्शंस के बारे में डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है और किस वे में करता है, क्या प्रोडक्ट आगे हमें देता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में. सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री. अब सिर्फ केमिस्ट्री वो वाहद ब्रांच है जो हर किस्म की इंडस्ट्री में यूज़ होती है. जैसा कि सिरेमिक इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, हर किस्म की इंडस्ट्री में किसका रोल है, केमिस्ट्री का रोल है. ठीक है, अब ग्लास इंडस्ट्री को ले लें. ग्लास कैसे बनता है, जैसे कि विंडोज़ वगैरह पे जो ग्लास लगे होते हैं वो कैसे बनते हैं, सैंड को बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको मेल्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लास में. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में. और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाई जाती हैं और इसी की एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. उसमें हम इन सब चीज़ों को अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में. तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगी फिज़िकल केमिस्ट्री. फिज़िकल केमिस्ट्री, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चला होगा कि फ़िज़िकल का लफ्ज़ किससे निकला है, फिज़िक से निकला है. फिज़िक किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ की बॉडी को, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल अपीयरेंस, मैटर की फ़िज़िकल अपीयरेंस, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की. ठीक है, कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उसकी कंपोजिशन का उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है. इसकी हम सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ठीक है, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन में और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वाटर का क्या फॉर्मूला है, क्या कंपोजिशन है इसकी, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है. और उसका वाटर का उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या कनेक्शन है, ये हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में. ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में. सॉलिड, लिक्विड
और गैसेस के बारे में कि सॉलिड का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड का बिहेवियर कैसा है, गैसेस का बिहेवियर कैसा है, इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं या लूजली हेल्ड हैं। ये सारी चीज़ें हम किसमें डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। हम रेडिएशंस वगैरह को देखते हैं कि मैटर पे अगर रेडिएशंस फॉल करती हैं, मैटर पे अगर टेम्परेचर मैटर का राइज कर दिया जाए तो फिर क्या इफ़ेक्ट होता है मैटर पे। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत 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 ज़्यादा वास्ट इसका जो है वो स्कोप है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ दो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में और इनके डेरिवेटिव्स। आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा डेरिवेटिव्स, यानी कि आप लोगों ने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा उसमें फ़िज़िक्स में आप लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो वहीं से जो है वो निकला है, डिराइव से निकला है डेरिवेटिव्स। यानी कि कोई भी चीज़ अगर किसी बड़ी चीज़ से निकलती है, उससे डिराइव होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स। जैसा कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आपको भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन ये लगे हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो अगर ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, तो ये किस में हम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज इट हैज़ कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। अब अगर ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन, अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव में क्या होता है, इससे हम किसी और मॉलिक्यूल को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे, इसी में से उसको डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स को और हाइड्रोकार्बन्स को। अब इसका स्कोप क्या है, इसकी कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, ये यूज़ होती है पेट्रोकेमिकल्स में, ठीक है। पेट्रो का क्या मतलब है, पेट्रो से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, पेट्रोल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, और जहाँ पे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, और मोबाइल ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस में स्टडी करते हैं, या किस ज़रिए से बनती हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए से बनती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ के ये वाली चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इसका यूज़ होता है, ड्रग्स बनाए जाते हैं, लेबॉर्ट्री वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कहाँ से हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले कहा जाता था कि एक थेरी थी, वाइटल फोर्स थेरी। वाइटल फोर्स थेरी में ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है, इसके बारे में पहले कोई पता नहीं था वाइटल फोर्स थ्योरी में। फिर ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो उन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बताया गया कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं। हम ऑर्गेनिक केमिकल्स को सिंथेटिकली या लेबॉर्ट्री में इसको नहीं बना सकते। ये सब था वाइटल फोर्स थ्योरी में। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो इस बात पे लोगों का बिलीव होता गया कि इसको हम आउटसाइड द लिविंग बॉडीज़ नहीं बना सकते। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया, वूलर, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ह्यूमन यूरिन लिया, उसको लेबॉर्ट्री में लेके गया, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको हीट अप किया और उसको चेंज कर दिया किसमें, यूरिया में। और यूरिया जो है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बना, और उसके ज़रिए से पता चला कि ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किसके सिंथेटिकली भी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो 10 लाख 12 लाख तक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिंथेटिकली बना लिए गए हैं, उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिया गया है। थर्ड वी विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स वी विल टॉक अबाउट ऑल अदर एलिमेंट्स, यानी कि अभी तक जो है वो 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। इसमें सिर्फ 2 के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी 116 एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको जो है वो किया जाता है स्टडी। The branch of chemistry that deals with all the other elements except hydrocarbons is called organic chemistry, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। वो क्या होगी, वो कौन सी ब्रांच होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये किस में यूज़ होती है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए जो है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है वो काम करती हैं, और इसके अलावा ये यूज़ होती है ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद सिरेमिक इंडस्ट्री में। सिरेमिक्स क्या होते हैं पता है किसी को? सिरेमिक होता है जी कि आप लोगों ने घरों में देखे होंगे वाश बेसन्स वगैरह, ये क्या किस इंडस्ट्री के ज़रिए जो है बनते हैं, वो है सिरेमिक्स इंडस्ट्री, और इन चीज़ों को सिरेमिक्स कहते हैं। वॉश बेसन हो गई, कमोड हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, सिरेमिक्स में आती हैं। और ग्लास इंडस्ट्री हो गई, सिरेमिक इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी जो है वो कुछ इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायो का लफ्ज़ किससे निकला है? बायो का मतलब है लाइफ। लाइफ किन में होती है? ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और केमिस्ट्री का क्या हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, इन विच द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम स्टडी किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। फिर ये जो बायोकेमिस्ट्री है, इसमें हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस के बारे में भी स्टडी करते हैं, जैसा कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटीन और फैट बनती कैसे है, ठीक है। फिर प्रोटीन फैट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो है वो फिर हम ये भी इसमें पढ़ते हैं कि कैसे अगर हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो वो कैसे एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। फिर सारा वो एटीपी, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें फिर हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। इसमें जो है वो हम स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अ डिजीज़। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद कौन सी डिजीज़, कौन सी बायोलॉजिकल चेंजेस हमें आएंगी, कौन सी ऐसी वजूहात होंगी उस बीमारी में कि जिसकी वजह से ये हमें हमारे बॉडी में चेंजेस आती हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये मेडिसिन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में दरअसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, उनमें बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स बनते हैं, जैसा कि अगर मैंने आपको बताया कि हम फूड इंटेक कर रही हैं, वो कहाँ पे जाती है, सबसे पहले स्टमक में जाती है। स्टमक में कौन सा इंजाइम रिलीज़ होगा, कौन सा जो है वो, जैसे स्टमक में जब जाती है, फूड जाती है, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है, ठीक है, वो रिलीज़ होगा। कौन सा इंजाइम है उसको जो है वो खुराक को डिकम्पोज करने में देगा, ये सारी चीज़ें खुराक की ब्रेकडाउन में यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें फिर हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, उसकी कंपोजिशन के प्रोटीन कैसे बनते हैं। प्रोटीन भी जो है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के आपको नेम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो कि जहाँ पे जो है वो सारी इंडस्ट्रीज़ बेस करती हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो किस में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बात करेंगे उसके बारे में। फिर बेशक वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, बेशक वो सोप इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री होगी, वो हम सब किस में स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग, इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। लार्ज स्केल पे जब हम किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, वो किस में, वो
किस में आ जाएगी फिर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्कोप में आ जाएगी। इसमें हम जो है वो केमिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से केमिकल्स हम सिंथेटिकली जो है वो बना रहे हैं, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कास्टिक सोडा भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, किसी भी किस्म के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं और कंपाउंड्स हैं, ये सारे अब आज हम जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बताया जाता है। और ये अब ऑक्सीजन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो किसी और इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो, यानी कि ऑक्सीजन, कास्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें किसी और दूसरी इंडस्ट्री में यूज़ होंगी, तो ये सारी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं। तो ये भी हम किस में स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। सारी इंडस्ट्रीज़ जो भी आज काम कर रही हैं हमारे मुल्क में या फिर दुनिया में, तो वो सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। फिर बेशक वो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री हो जाए, फैट इंडस्ट्री हो जाए, और कोई भी जो है वो सिरेमिक इंडस्ट्री हो जाए, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्कोप में आती हैं। वी विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब इन्वायरमेंटल के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। किसको स्टडी करेंगे, एक तो हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर हम इसमें स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या रोल है, क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। आया वो पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं या फिर उसको जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं। कुछ भी काम हो रहा है इन्वायरमेंट में जिसका इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारे माहौल पे, उसको असरअंदाज हो रही है वो चीज़, तो उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। एक्चुअली ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, ये कई दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो रिलेट करती है, जैसे कि बायोलॉजी के साथ भी, इकोलॉजी के साथ भी, जियोलॉजी के साथ भी, और फिर सॉइल साइंसेज जो हो गई उसमें हम जो है वो वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर को कंजर्व करने के बारे में, सॉइल कंजर्व करने के बारे में। इस तरह की चीज़ें जो है वो हम सब किस में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन यही है, इन विच वी स्टडी about the components and the effect of human activities on our environment is studied in environmental chemistry। यानी कि किसी भी चीज़ की हमारे ह्यूमन इम्पैक्ट की दरअसल ये बात है सारी, कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे वो किस अंदाज से है, क्या वो अच्छा इम्पैक्ट है या क्या वो जो है वो बुरा इम्पैक्ट है, क्या वो हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो कोई अच्छा चेंज ला रहा है, बुरा चेंज ला रहा है। ये सारी चीज़ें फिर हम किस में डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एक तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में और एक है न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में। रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है, क्या आपके जहन में आता है? रेडियो एक्टिविटी दरअसल ये है किसी भी चीज़ से रेडिएशंस का इमिट होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दुनिया में हर चीज़ जो है वो तकरीबन रेडिएशंस खारिज करती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों की रेडिएशंस ऐसी हैं जो कि हमें नज़र आती हैं, जो कि विजिबल होती हैं, ठीक है। अब अक्सर जो है वो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम कपड़ों को कुछ एक रात के लिए जो है वो अगर हम वॉशरूम में लटका रहने दें तो उसमें जो है वो बैड एनर्जी जो है वो जमा हो जाती है। वो कैसे जमा होती है, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ जो है वो क्या खारिज कर रही है, क्या इमिट कर रही है, रेडिएशंस इमिट कर रही है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम गंदी जगह पे रखेंगे तो उसमें जो है वो बैड एनर्जी जमा हो जाएगी। तो उसको कपड़ों को जो है वो कभी भी वॉशरूम वगैरह में नहीं लटका रहने देना चाहिए, ठीक है। उसको जो है वो अगर हम एक रात के लिए कपड़ों को वॉशरूम में लटका रहने देते हैं तो कम से कम 6 दिन के लिए उसे अगर हम धूप में सुखाएंगे तो फिर जो है उसमें से वो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो रेडियो एक्टिविटी में भी हम रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं और वो हमें नज़र भी आती हैं, जैसा कि आप लोगों ने वो तस्वीर देखी हुई है
जो अक्सर जो है वो रात को अगर अंधेरा हो तो वो तस्बीह के दाने हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। वो क्यों चमकते हुए नज़र आते हैं? हालांकि हमने उसमें कोई बैटरी फिट नहीं की, कोई कुछ नहीं है। वो कैसे ही क्योंकि वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जैसे ही वो फिर रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वो जब रेडिएशन इमिट करते हैं तो फिर वो जो है हमें इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देते हैं और फिर वो हमें नज़र आती है। और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो होगी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है, एक हो गई फिशन और दूसरा हो गया फ्यूजन रिएक्शन। फिशन और फ्यूजन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फिशन में क्या होता है कि एक चीज़ दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। और फ्यूजन बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि दोनों चीज़ें जो है वो दो छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना देती हैं। फ्यूजन और फिशन में बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। जैसा कि फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन में जो चेंजेस हो रही हैं, स्टार्स में जो चेंजेस हो रही हैं, ये सारी जो है वो फ्यूजन रिएक्शंस जो होते हैं और उन्हीं पे जो है वो बैक वक्त जो है वो साइमल्टेनियसली फिशन रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। एक चीज़ जो है वो एक कंपाउंड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज़ हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसकी भी एग्जांपल्स हैं कुछ। एक तो ये जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ होता है, किसी भी जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट है और ये सिर्फ आउटर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसा कि अगर हमें ब्रेन ट्यूमर है तो उसको हम जो है वो रेडियोथेरेपी के ज़रिए नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर का मर्ज़ ऐसा है, ब्लड कैंसर है, उसका तो आज तक कोई इलाज अभी तक नहीं मिला, ठीक है। बाकी कैंसर अगर हो हमारे जिस्म के किसी आउटर हिस्से में जो है वो सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए और वहाँ पर कोई रसोली टाइप बन जाए तो फिर हम उसका जो है वो रेडियोथेरेपी के ज़रिए उसका इलाज कर लेते हैं, ठीक है, उसका इलाज कर दिया जाता है और फिर उसके पे जो है वो रेडिएशंस को उस जगह पे रेडिएशंस को गिराया जाता है, ठीक है। जैसे ही वो रेडिएशंस वहाँ तक जाती हैं उसको जो है वो बर्न कर देती हैं उस सेल्स की ग्रोथ को और वहाँ पे जो है वो फिर हमारी स्किन यानी कि स्किन से वो सेल्स की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है रेडियोथेरेपी के ज़रिए। और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है? जैसा कि फ़ूड को प्रिजर्व करना, खुराक को महफूज करना, जैसा कि हम करते हैं उसको खुराक को हम कहाँ रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में। तो वहाँ पे क्या हो जाती है फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ, खाना ख़राब क्यों होता है? सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से। जैसे ही खाने में जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू होती है तो वो खाना ख़राब होना शुरू हो जाता है और ये एक बैक्टीरिया का ग्रो करवाने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर वो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। इस वजह से या तो खुराक को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट अप करें, उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें टेम्परेचर, तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। और अगर उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें यानी कि उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा नीचे ले आएँ टेम्परेचर को, तो फिर भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल का लफ्ज़ निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का तज्जिया करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की पहचान करना। ये सारी चीज़ें जो है वो फिर एनालिसिस से निकली हैं और इसी से बनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो हम सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दूसरे हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम सेपरेट करते हैं, किसी भी इम्प्योरिटीज़ को जो है अगर हम उसकी सेपरेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर हम किस में पढ़ेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और ये चीज़ों की सेपरेशन जो है जैसा कि क्रोमेटोग्राफी है, ये किस में आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती है। और इसके अलावा डिस्टिलेशन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, ये सारी चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है चीज़ों का, उसका तज्जिया किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। और एनालिसिस दो तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन सी एनालिसिस होती है? एक तो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं उसकी किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऑर्डर के बारे में, किसी भी चीज़ के कलर के बारे में, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई अगर हमने करना है तो उसकी अगर हम क्वालिटी के लिहाज से अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसकी ऑर्डर को देखते हैं, किसी भी चीज़ को इस तरह हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आएगा?
क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। विच लफ्ज़ का जो आंसर है वो हमें कहाँ से मिलेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी से कौन सा कंपाउंड है इसमें मौजूद, कौन सी चीज़ है इसमें मौजूद, कैसा कलर है इसका, ये सारी चीज़ों के जवाब हमें कहाँ से मिलते हैं, क्वालिटेटिव से। और क्वांटिटेटिव में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी के बारे में। किसी भी केमिकल कंपाउंड की कितनी मिकदार किसी चीज़ में मौजूद है वो हम इसमें फिर स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए। जब तक हम उसकी जो है वो क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। फिर हम जब तक उसकी क्वांटिटी को चेक नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ किसी चीज़ में, दूसरी चीज़ में अगर मौजूद है तो वो किस अमाउंट में मौजूद है। जैसा कि अगर हम जो है वो कोई सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें मर्डर वगैरह के बारे में बात हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस बंदे का मर्डर हुआ है उसे कहाँ पे ले जाया जाता है, फोरेंसिक लैब में ले जाया जाता है। वहाँ पे फिर उसका जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है कि ये जो है वो बंदा मरा कैसे है, ठीक है, यानी कि इसका मर्डर हुआ कैसे है। अगर वो जहर से हुआ है तो सबसे पहले तो उस जहर की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, किसके ज़रिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए, कि उसमें जो है वो जहर है वो कौन सा है, किस टाइप का है, उसकी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसकी जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, वो किस ज़रिए से होती है कि वो जो जहर उसमें मौजूद है वो किस अमाउंट में मौजूद है और वो किस दिन दिया गया था, उसे किस टाइम दिया गया था। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें फिर मालूमात मिलती हैं कहाँ से, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अब अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी अगर इंडस्ट्री की बात करें या लैब्स वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे एक बंदा ऐसा ज़रूर मौजूद होता है जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्सपर्ट होता है। फिर वो चेक करता है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अगर वो फूड की कोई इंडस्ट्री है तो वो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ को चेक करता है कि यहाँ पे जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनकी सेपरेशन के बारे में बात की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस की जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट fundamentals of chemistry, branches of chemistry.